गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इससे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मैटर, आपको डिस्कस किया था। तो हमने कहा था मैटर जो होते हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल का बना होता है जिसको क्या कहते हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखिए ये लॉ आपको क्या कहते हैं, इस लॉ को दिया था आपका एंटोनियो लेविजर ने दिया था इन 1774 में। लेविजर ने आपको दिया, एंटोनियो लेविजर ने दिया था 1774 में। तो ये लॉ आपका क्या कहते हैं, ये लॉ कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड आपका मास हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व आपके रहेंगे। कहने का मतलब होते हैं मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन जब आपका होते हैं तो उस वक्त ना तो आपका मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके कहने का क्या मतलब होते हैं, कहने का मतलब मान लो हम कोई केमिकल रिएक्शन लेंगे, जैसे कैल्शियम आपका कार्बोनेट होगा, जब आपको हीट देगा किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। यानी जो रिएक्शन की साइड इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन की साइड होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये लॉ हमें क्या कहते हैं, ये लॉ हमें कहते हैं मास ऑफ जो रिएक्टेंट होते हैं वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा जितना मास रिएक्शन से पहले थे उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी आपका होगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट के आपके बराबर होंगे। ये लॉ का कहना है, ठीक है। यानी जितना मास रिएक्शन से पहले होते हैं उतना ही मास क्या होगा रिएक्शन के बाद भी होगा। अगर हम यहां देखेंगे कैल्शियम का जैसे आपको होता है 40 प्लस कार्बन का होते हैं 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, 3 इंटू 16 तो ये होगा कितना 40, तो ये हो गया 52 प्लस 48 तो कितना होगा 90, आपका होगा ये 100। मान लो रिएक्शन से पहले हमारा जो मास था वो कितना था 100 ग्राम। तो ये लॉ क्या कहते हैं 100 ग्राम रिएक्शन से पहले है तो रिएक्शन के बाद भी कितना होना चाहिए 100 ग्राम ही आपका होना चाहिए। कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 इंटू 3 तो कितना होगा 56 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी यहाँ 2 होगा तो 12 प्लस 2 इंटू 16 तो होंगे प्लस 32 तो 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100 ग्राम। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहते हैं कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, मास को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब आपको कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं। कहने का मतलब होते हैं जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही मास आपका क्या होगा रिएक्शन के बाद होगा। ये हमें कौन कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहते हैं, और इसको दिया था एंटोनियो लेविजर ने। जैसे भी एग्जांपल लिया कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट अप करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हमें मास ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो किसके मास के बराबर होगा, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे तो रिएक्शन से पहले मास है 100 ग्राम, जब इन दोनों के मास कंबाइन करें तब भी आ रहे 100 ग्राम, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ हमें क्या कहते हैं, तो ये लॉ किसने दिया था, जेलप्रॉस ने दिया था, ठीक है। कितने 1779 के आसपास ने ये लॉ दिया था, ठीक है। जेलप्रॉस नाम का साइंटिस्ट था। तो ये लॉ हमें क्या कहते हैं, ये लॉ
लॉ कहते हैं जब भी आपका कोई कंपाउंड बनते हैं तो वो सेम एलिमेंट का बनेगा और एलिमेंट का जो कंबाइनिंग रेशियो होते हैं वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी ये लॉ क्या कहते हैं, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्मेड, when a compound is formed, it made of same element, same element। जब भी आपका कोई कंपाउंड बनते हैं तो वो सेम एलिमेंट का बना होगा एंड देयर रेशियो इज फिक्स्ड, और कांस्टेंट आप बोल सकते हैं। आपका जब भी कंपाउंड बनते हैं तो वो सेम एलिमेंट का बनते हैं और उनका जो बनने का कंबाइनिंग जो रेशियो होते हैं वो रेशियो हमेशा आपका क्या रहेंगे, फिक्स आपका रहते हैं। यानी मतलब सोर्स पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात किया जाए, जैसे अगर आपके पास वाटर होते हैं, वाटर हम बोलते हैं वाटर केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O। तो ये हमें कौन बताते हैं, देखो वाटर हमें बहुत सारे सोर्स से आपके मिलते हैं, जैसे आपके पास रेन वाटर होते हैं, रिवर वाटर, वेल वाटर, आपके पास बहुत और भी वाटर बहुत सारे होते हैं। तो पानी जो होगा, पानी का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, H2O होगा। क्यों होगा, क्योंकि पानी हमेशा किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से बनेंगे, और हमेशा किससे बनेंगे, ऑक्सीजन से मिलके, ये दोनों आपस में मिलके बनेगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कहने का मतलब होते हैं, इस लॉ के कहने का मतलब होते हैं कंपाउंड जब भी बनते हैं सेम एलिमेंट का बनेगा और एलिमेंट का जो कंबाइनिंग रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स, सोर्स पे डिपेंड नहीं होगा। चाहे पानी आप लद्दाख से ले लो, चाहे पानी आप कश्मीर से ले लो, चाहे आप किसी और कंट्री से, साउथ अफ्रीका से ले आओ, किसी और कंटिनेंट से ले आओ, तो पानी का फॉर्मूला हमेशा H2O बनेगा। ये कौन कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर हम बाय नंबर देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, दो हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन। पानी जब भी बनते हैं दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन एटम के बन के मिलते हैं। बाय नंबर के इनका रेशियो कितना होगा, बाय नंबर के सबसे इनका रेशियो होगा 2:1, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अगर बाय मास से सब देखा जाए, दो हाइड्रोजन 2:1 प्लस एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो 16, तो 2:16 मीन 1:8। यानी ये कौन किससे, बाय मास रेशियो इनका। अगर मास के साथ देखा, सिंपली अगर हम 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो हमें 8 पार्ट किसका लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का हमें लेना पड़ेगा। ये कहने का मतलब अगर 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम आपका क्या होगा, ऑक्सीजन। वाटर जब भी बनते हैं तो आपके इस रेशियो में आपका बनता है। तो ये हमें कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सिंपल एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2 होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का सोर्सेज बहुत ज्यादा, आपको लेबोरेटरी में आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करोगे या आपकी जब कोई चीजें जलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा CO2 होगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ का ले लो, किसी और कंट्री के ले लो, किसी और कंटेनेंट से ले लो, तो हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2। CO2 क्यों होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या कहते हैं, कंपाउंड जब भी बनेगा सेम एलिमेंट का बनेगा और इनका कंबाइनिंग रेशियो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। मिसाल अगर बाय मास के हिसाब से देखा, बाय नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन 2 होगा, बाय नंबर का रेशियो अगर देखा जाए। अगर हम बाय मास देखा जाए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन होगा तो 32, 12:32, तो कितना होगा 3:8, 4:12। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनते हैं 3 पार्ट कार्बन के होंगे, 8 पार्ट आपके किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ये हमें कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कंपाउंड जब भी बनेगा सेम एलिमेंट का बनेगा, एलिमेंट का रेशियो भी आपका क्या रहेगा, फिक्स आपका रहेगा। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, इसको हम सिंपली DAT भी बोलते हैं, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन वो पहला, जॉन डेल्टन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें किसका कंसेप्ट दिया था, एटम का कंसेप्ट हमें दिया था, जिसने कहा था कि जो मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होते हैं, उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या रखा था, एटम। और इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कुछ बातें डेल्टन ने कही थी, हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहते हैं।
तो सबसे पहला एजम्पशन डेल्टन का क्या था कि जितने भी मेटल्स बने होते हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल के बना होते हैं। उस स्मॉल पार्टिकल को उसने क्या नाम रखा था? एटम रखा था। डेल्टन क्या कहते हैं? ऑल मैटर, जितने भी मैटर होते हैं मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का बना होते हैं। कार्ड क्या बोलते हैं हम इसको? उस स्मॉल पार्टिकल को उसने नाम क्या रखा? एटम उसने रखा। यानी ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला एजम्पशन था कि डेल्टन क्या कहते हैं? जितने भी मेटर्स हमारे पास होते हैं वो एक छोटे से पार्टिकल के बने होते हैं। उस स्मॉल पार्टिकल का हम बोलते हैं एटम, हम बोलते हैं। दूसरा चीज डेल्टन क्या कहते हैं? ये जो एटम होंगे, एटम इज इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल का मतलब होता है कैन नॉट बी डिवाइडेड। यानी एटम जो होते हैं वो इनडिवाइजिबल होते हैं। यानी किसी कहने का मतलब क्या होता है? मिसाल अगर हम किसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन करते जब हम जाते हैं तो एक वक्त ऐसा टुकड़ा निकल आएगा जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं। उस चीज को उसने क्या कहा? उसने नाम दिया था कि एटम। वो जिसको हम वो डिवाइड नहीं कर सकते वो था उस चीज को उसने क्या नाम दिया? एटम नाम रखा। तीसरा जो उसने कहा हुआ था कि एटम जो होते हैं, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी उसने कहा कि एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होते समय ना हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये तीसरा एजम्पशन था डेल्टन का। चौथा डेल्टन का एजम्पशन क्या था? डेल्टन क्या कहते हैं? चौथा जो एजम्पशन डेल्टन का, वो कहते हैं एटम ऑफ जो सेम एलिमेंट होते हैं, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स को लेते हैं तो उनके मासेस भी सेम होंगे, उनके प्रॉपर्टीज भी आपका सेम होते हैं। यानी क्या कहते हैं? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास होते हैं एंड हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। आपके चाहे फिजिकल हो चाहे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। यानी ये चौथा एजम्पशन था कि डेल्टन क्या कहते हैं? अगर कोई किसी एलिमेंट के, मिसाल मानो हम हाइड्रोजन के एटम्स लेंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स के मासेस भी सेम होंगे, हाइड्रोजन एटम के प्रॉपर्टीज भी आपका सेम होता है। चौथा जो एजम्पशन था डेल्टन का, वो क्या कहते हैं? अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लेंगे, मान लो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स लेते हैं, कार्बन के एक हाइड्रोजन के एटम लेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो होगी एटम के मासेस भी अलग होंगे, इनके प्रॉपर्टीज भी आपका क्या होते हैं? अलग होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। यानी अलग डिफरेंट एलिमेंट के अगर हम एटम्स ले जाएंगे तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, उनके प्रॉपर्टीज भी आपके क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये था पांचवा एजम्पशन जो डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दिया था। लास्ट बात डेल्टन क्या कहते हैं? लास्ट बात कहते हैं डेल्टन जब भी एटम आपके कंबाइन, जब भी आपके एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएगा, उनका जो रेशो होगा वो आपका क्या होगा? सिंपल होगा, या आप सिंपल बोल सकते हैं एक फिक्स्ड रेशो में ये कंबाइन होते हैं। आज जो एजम्पशन क्या कहते हैं डेल्टन, जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स का रेशो होगा, नंबर्स और जो रेशो होगा वो हमेशा आपका क्या होगा? फिक्स्ड रेशो होगा। रिलेटिव नंबर of an atom in a compound इस क्या होते हैं? आपका फिक्स्ड आपका होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हिसाब से, यानी जब भी आपका कोई कंपाउंड बनते हैं उनमें जो रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम या बाय मास या बाय नंबर्स की जो रेशो होते हैं वो हमेशा आपका क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। तो ये था आपका डेल्टन एटॉमिक थ्योरी।
डेल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या कहते हैं, जितने भी मेटल्स बना होते हैं एक स्मॉल पार्टिकल बना होगा जिसको हम बोलेंगे एटम। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। और उसने क्या कहा, एटम ऑफ जो सेम एलिमेंट के एटम्स होगा उनका सेम मासेस होंगे, सेम प्रॉपर्टीज होंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स ले जाएंगे तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, प्रॉपर्टीज भी आपके डिफरेंस होंगे। लास्ट ये क्या कहते हैं, रिलेटिव, सॉरी यहाँ पे रिलेटिव है आपका, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम किसी कंपाउंड में देखा जाए तो उनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड आपका होता है। तो ये था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन डेल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वो आगे नहीं चला। लिमिटेशन इसका क्या था, अब यहाँ पे हम लिमिटेशन डिस्कस करेंगे कि डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन क्या था। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे बड़ा जो झटका था, झटका डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को लगा वो था एटम इज इनडिवाइजिबल। उसने कहा एटम इज इनडिवाइजिबल। उसने कहा कि एटम आपका इनडिवाइजिबल होता है, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पर हम सब जानते हैं एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम और 3 पार्टिकल्स का बनाता है, किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। यानी उसने कहा था कि एटम इनडिवाइजिबल होते हैं, पर हम जानते हैं एटम तो डिवाइजिबल होते हैं। एटम तो उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बना होते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यही डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनडिवाइजिबल नहीं होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिवाइजिबल होते हैं। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, किस में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये तो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का। दूसरा इसका लिमिटेशन उसने क्या कहा कि एटम ऑफ जो सेम एलिमेंट होते हैं उनका सेम मासेस होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। क्यों होते हैं, एक तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों इनके प्रॉपर्टीज सेम है, क्यों इनके मासेस क्यों सेम हो, एक तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा चीज, अगर हम हाइड्रोजन के एटम्स देखा जाए 1H1, 1H2, H13, अगर ये था डेल्टा, ये था हाइड्रोजन के एटम, सेम ही एलिमेंट के एटम्स है, पर इनके अगर मासेस देखा जाए तो मासेस भी डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज भी आपका डिफरेंट होते हैं। यानी आइसोटोप्स बाद में आए कि आइसोटोप्स का मासेस सेम था, सेम ही एलिमेंट के एटम्स था लेकिन विद डिफरेंट मासेस, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज था। तो ये डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का। जिसे प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं, ट्राइटियम आपका होते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। पर डेल्टन के हिसाब से इनका मासेस क्या होना चाहिए, सेम, प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होते हैं। इनके मासेस भी अलग है, इनके प्रॉपर्टीज भी आपके अलग होते हैं। उसके बाद तीसरा इसका लिमिटेशन क्या था, इसने क्या कहा, इसने कहा जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके डिफरेंट मासेस होते हैं, डिफरेंट आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। पर हमारे पास आइसोबार्स होते हैं, जैसे अगर हम देखा जाए आर्गन की और अगर हम देखा जाए कैल्शियम की, तो इन दोनों का एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, इन दोनों का एटॉमिक मासेस सेम होते हैं। डेल्टन के हिसाब से अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम लिया जाएंगे तो इनके मासेस डिफरेंट होना चाहिए, पर ये तो डिफरेंट एटम्स की एलिमेंट्स के एटम्स है पर इनका मासेस क्या है, सेम है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी उसके हिसाब से डिफरेंट एलिमेंट के अगर आप एटम लोगे उनका मासेस भी डिफरेंट होना चाहिए, उनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होना चाहिए। पर यहाँ पे आइसोबार की अगर हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं पर इनका प्रॉपर्टी और इनके जो मासेस होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये था आपका लिमिटेशन ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक था एटम इनडिवाइजिबल वाला उसने कहा था, पर बाद में एटम को डिवाइड हो गया। उसने कहा सेम एलिमेंट के एटम लेंगे तो उनके मासेस, प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, पर हमारे पास हाइड्रोजन के है या कार्बन के है, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों सेम होना चाहिए वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा चीज, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट मासेस होना चाहिए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर हमारे पास डिफरेंट एटम के एलिमेंट के सेम मासेस आते हैं तो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।